आपकी स्किल किसी की लाइफ बचा सकती है, आपकी पीएफए की स्किल किसी की वेल बीइंग को इन्हेंस कर सकती है। बच्चे की या जो भी इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपकी पहले एक्टिव रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का पॉइंट आएगा। देन क्या है, अब उसकी लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, आपकी जिंदगी बचनी चाहिए। तो आप उसको जब इस तरह से भी रियलाइज कराएंगे कि लाइफ इंपॉर्टेंट है। शुड यू डिस्क्लोज एनी पार्ट ऑफ द सर्वाइवर स्टोरी? स्पेशली हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हैं सुसाइड के केसेस में। हमारे लिए एक पर्सन की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी जो विक्टिम है, सर्वाइवर है, उसके लिए अपनी बात कम्युनिकेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सुन रहे हैं उसकी बात को तो उसकी हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है। लास्ट हमारा जो था प्रिपेयर, लुक, लिसन, फोर्थ क्या था? लिंक का था। लिंक में क्या चीज़ थी? किस तरह से आपने उसको उसकी फैमिली से कनेक्ट करवाना है, किस तरह से आपने उसको रिसोर्सेज से कनेक्ट करवाना है। रिसोर्सेज कौन कौन से आ जाते हैं? फैमिली, एक तो मेडिकल नीड्स हैं, किस तरह से आपने मेडिकल इमरजेंसी से उसको लिंक करवाना है। उसकी कोई साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, आपने वो उसको कनेक्ट करवाना है। इसके अलावा फैमिली के साथ टेलीफोनिक रब्ता अगर पॉसिबल है, फैमिली मेम्बर्स को लोकेट कहाँ से किया जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन की उस तक एक्सेस होना ज़रूरी है, वो आपका टास्क है। इसके अलावा हमने कुछ केस सिनेरियोज के थ्रू इस चीज़ को डिस्कस किया कि किस तरह से एक्टिव लिसनिंग जौन सी है या रिफ्लेक्टिव लिसनिंग स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट है या रोल प्ले करती है। आज का हमारा वीक 4 है। वीक 4 में क्या है? आपका बेसिक एथिक्स एंड बाउंड्रीज। कौन कौन सी आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, किन बाउंड्रीज को आपने ब्रीच नहीं करना, या किन बाउंड्रीज को आप इन सर्टन सिचुएशंस, इन इमरजेंसी सिचुएशंस ब्रीच कर सकते हैं, जहाँ पे एक क्लाइंट की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आज के हम डिस्कस करेंगे आज की ट्रेनिंग सेशन में। तो सबसे पहले अगेन हमारा एज यूजुअल एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है? इमेजिन यू ओवर हियर आ कोलीग शेयरिंग प्राइवेट क्लाइंट डिटेल्स इन अ पब्लिक स्पेस, व्हाट वुड यू डू? आपकी कोई फेलो है, आपकी कोई फ्रेंड है, वो एक पब्लिक प्लेस पे बैठ के अपने क्लाइंट को, जो प्राइवेटली आप कह लें कि प्लेसमेंट के लिए आप जाते हैं या इंटर्नशिप के लिए, उसका नाम पता लेके उसको पब्लिकली डिस्कस कर रही है कि जी वो बंदा ऐसा है या वो बंदी ऐसी है, उसने अपनी ये स्टोरी रिवील की है या ये उसकी ट्रॉमा की स्टोरी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप पीएफए प्रोवाइडर भी हैं, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड साइड पे है अभी, बट है, लेकिन आप पीएफए प्रोवाइडर हैं। एग्जैक्टली, नेम नहीं रिवील करना चाहिए। मैंने स्टार्ट में कहा कि वो उस पर्सन का नाम पता मेंशन कर रहा है, ये पर्सन है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, जो हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि जी बहुत मैटर करती है। आप उसकी जब भी क्लाइंट के साथ आपका फर्स्ट इंटरेक्शन ही हो रहा है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी अश्योर कराते हैं कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करेंगे वो जो सी लीक नहीं होगी, वो उस तरह से आप पब्लिकली उस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर दूसरा पॉइंट इनका ठीक है कि समटाइम्स हम डायग्नोसिस के लिए भी तो करते हैं, ऐसे में हम उसका नाम पता नहीं बताते, पर्सन ए बी सी फलां, होम नंबर, हाउस नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, फलां जगह, वो नहीं हम बताते हैं। हम सुपरवाइजर से भी जब डिस्कस करते हैं, जी मेल क्लाइंट है, फीमेल क्लाइंट है, इतने साल का है, ये काम करता है, ये प्रॉब्लम के साथ आया है, तो वहाँ पे हम अपनी जब फेलोज़ के साथ, अपने कुलीग्स के साथ भी डिस्कस करते हैं, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। सेम इसी तरह जब आपकी केस रिपोर्ट्स बनती हैं, केस रिपोर्ट्स में इनिशियल्स लिखे जाते हैं। इनिशियल्स समटाइम्स हम ABCXYZ भी लिखते हैं, बट इनिशियल्स जैसे जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर आप कह लें, फर्स्ट सरनेम का कह लें, वो इसलिए लिखा जाता है हमें याद रहे, हमारी यानी आइडेंटिफाई कर सकें, जी मेरे 5 केसेस थे, फर्स्ट वाला केस ये है, तो इनिशियल्स लिखती हैं। उसका होम एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किया जाता। इवन हम सिटी भी मेंशन नहीं करते कि जी लाहौर का था, फैसलाबाद का था, किस जगह था।
तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में जो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जिससे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी वो हम डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी डिस्कशन के लिए कि जी आपने अपनी सुपरवाइजर से डिस्कस करना है, या वो लोग जिनको नॉलेज है डिफरेंट डिसऑर्डर्स का, थेरेपीज का, उनके साथ हम केस डिस्कस करेंगे विदाउट डिस्क्लोजिंग दी आइडेंटिटी। ओके जी, आज के सेशन के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से मेंटेन करना है, उसमें क्या है? बाय सेफ गार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ओनली डिस्क्लोजिंग व्हेन सेफ्टी कंसर्न्स रिक्वायर इट। यानी जहाँ पे हमने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी पे। बट इन सर्टन सिचुएशन, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जहाँ सेफ्टी कंसर्न्स हैं वहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट हम वो भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सिचुएशंस में हम ये चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। सेकंड, टू प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी। हर कल्चर यूनिक है, हर कल्चर के कुछ अपने स्पेसिफिक ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं। हमने उसको किस तरह से बाइस नहीं होना ऐसी सिचुएशन में, किस तरह से हमने कल्चरली सेंसिटिव होके उन क्लाइंट्स को, उन सर्वाइवर्स को डील करना है बाय रिस्पेक्टिंग डाइवर्स वैल्यूज़ बिलीफ। आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है, जो भी सर्वाइवर आ रहा है, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, उसका जिस भी एथनिसिटी से वो बिलोंग करता है, जो भी उसके आप कह लें वैल्यूज़, कोर बिलीव्स हैं, वो उसके हैं, उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ये नहीं कि नहीं जी ये फ़लाँ कम्युनिटी का है, मैंने इसको डील नहीं करना, ये फ़लाँ जौन सा है रिलीजन का है, मैंने इसको डील नहीं करना। तो हमने रिस्पेक्ट के साथ कि उसके अपने बिलीव्स हैं, उसकी अपनी कोर वैल्यूज़ हैं, आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। थर्ड, टू रिकग्नाइज द लिमिट्स ऑफ पीएफए। अगेन, आपकी क्या लिमिट्स हैं? आप अगर पीएफए प्रोवाइडर हैं तो उस टाइम आप खाली पीएफए प्रोवाइडर हैं। आप जौन से हैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करते, आप कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है, आप कोई नर्स नहीं है, आप जस्ट पीएफए प्रोवाइडर हैं। तो उन लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना, प्लस आपकी क्या बेसिक स्किल्स हैं, आपका नॉलेज कितना है, वहाँ तक ही रहना ज़रूरी है। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो जो एथिक्स एंड बाउंड्रीज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड इज़ नॉट अबाउट अप्लाइंग प्रैक्टिकल स्किल्स। ये खाली प्रैक्टिकल स्किल्स को अप्लाई नहीं हम कर रहे, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स एथिकल कंसिडरेशंस। इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स किस्म की एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं। उसमें डिफरेंट है, ड्यूटी टू एक्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, राइट टू वॉर्न है, यानी वही जो एपीए का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें जो पीएफए प्रोवाइडर है वो इम्प्लीमेंट करता है। दीज कंसिडरेशन encompass a range of issues including the duty to act, obtaining informed consent, staying within one's competence means आप पीएफए प्रोवाइडर हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आप मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, तो जो आपकी फील्ड है, जो आपका एरिया है, उस तक लिमिटेड रहना वो ज़रूरी आ जाता है। एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस। अगेन, कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं? कोई अगर किसी कल्चर में लोग हैंडशेक करते हैं तो वो उनका कल्चर है, उनकी कोर वैल्यूज़ हैं। किसी कल्चर में अगर लोग रिस्पेक्ट में एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट नहीं देते तो अगेन ये उनकी कल्चरल पर्सपेक्टिव या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमने उसको रिस्पेक्ट करना है। हमने ये नहीं कहना हो देखो वो कैसे मिलते हैं, हो देखो वो तो आंखें ही नहीं उठाती, वो तो नीचे ही मुंह रखती है। भाई उनका आप कह लें इस तरह का वैल्यूज़ इस तरह की हैं, ट्रेडिशन इस तरह का है, या हो सकता है उस पर्सन की कुछ आप प्रैक्टिसेस कह लें, वैल्यूज़ नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, बट उसका ब्रॉटअप, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ ऐसी हो जिसमें उसको साथ इस तरह से ट्रेन किया गया हो, तो हमने उसको सिंपली रिस्पेक्ट करनी है। अब अगर उसमें हम स्टार्ट करें वन बाय वन तो उसमें नंबर 1 पे आ जाती है ड्यूटी टू एक्ट। ड्यूटी टू एक्ट क्या है? ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। आप जिस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एज अ प्रोफेशनल, ट्रेन्ड प्रोफेशनल क्या है, आपने जहाँ पीएफए की ज़रूरत है आपने पीएफए प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोड पे जा रही हैं, आप कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो एज अ ट्रेन्ड पीएफए प्रोवाइडर आपका काम है वहाँ रुक के उन सर्वाइवर्स की हेल्प करना। ये आपका ड्यूटी टू एक्ट है। नॉट ऑलवेज अ लीगल ड्यूटी बट एथिकल वाइटल।
आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है कि जी लीगली आप बाउंड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्योंकि ट्रेंड हैं पीएफए प्रोवाइड करने में, तो जहाँ पे पीएफए की ज़रूरत है, जो आप कह लें राह चलते आपको नज़र चीज़ें आ रही हैं, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही किसी दूर दराज के एरिया में हो रहा है तो आप वहाँ पे जाएं। ऑब्वियसली आप उसमें आपको सोशल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है, आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है, बट जिस तरह हम डेली लाइफ में आए दिन कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट देख ले विटनेस करते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम कोई प्रॉब्लम विटनेस कर लेते हैं, तो वहाँ पे पीएफए प्रोवाइड करना आपका काम है। चूजिंग नॉट टू एक्ट व्हेन यू कैन हेल्प रेजेस सीरियस मॉरल कंसर्न्स। हमने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा है, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। किसी जगह एक्सीडेंट हुआ है, किसी जगह कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दो लोगों की आपस में आप कह लें गाड़ी टकरा गई, उसमें वो आपस में लड़ रही हैं, गालियां निकाल रहे हैं, तो लोग फ़ौरन फिल्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमने लास्ट ईयर फ्लड वाली सिचुएशन में देखा कि वो गाड़ी में, जो इस्लामाबाद वाली साइड पे गाड़ी में जो दो लोग थे वो डूब रहे थे पानी के बहाव में और एक पर्सन उनकी वीडियो बना रहा था। एज अ सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करना। आप पीएफए प्रोवाइडर नहीं भी हैं तो कोई रेस्क्यू सर्विसेज हैं, आपको पता है जी हेल्पलाइन का, पुलिस की हेल्पलाइन क्या है, फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन क्या है, वो आपको पता है, रेस्क्यू टीम की क्या हेल्पलाइन नंबर है वो पता है, तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो जब आप पीएफए प्रोवाइडर हैं, पीएफए ट्रेंड हैं, तो वहाँ पे आप उस चीज़ की वीडियो बनाना शुरू कर दें, वो मुनासिब नहीं है। वो आपका कह लें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे हेल्प करें। अच्छा जी, इसके अलावा क्या आती है? इट सजेस्ट इंडिफरेंस टू ह्यूमन सफरिंग एंड अंडरमाइंस द वैल्यू ऑफ योर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग ली है, आपने अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट आवर्स इन्वेस्ट किए हैं, 12 सेशंस लिए हैं, तो अब आपने जब अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट आवर्स एक ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किए, अपनी एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है, तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि कहीं अगर पीएफए की ज़रूरत है तो आप पीएफए प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ तो वो एक सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं है जब तक आप उस स्किल को यूटिलाइज ना करें। यूज़ योर स्किल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड वेलबींग। आपकी स्किल किसी की लाइफ बचा सकती है, आपकी पीएफए की स्किल किसी की वेल बीइंग को इन्हेंस कर सकती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे पीएफए की ज़रूरत है और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो वहाँ पे लाजमी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगेन हमारी एक एक्टिविटी आ गई। अब एक्टिविटी क्या है? केस सिनेरियो है सिंपली। ड्यूरिंग आ कम्युनिटी वर्कशॉप a participant suddenly collapses. You are trained in PFA but not in medical care. Others look to you for help. आप एक जगह कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई वर्कशॉप चल रही है, गर्मी की वजह से एक पार्टिसिपेंट बेहोश हो गया है या हो गई है। अब सब लोग कह रहे हैं ये पीएफए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेके आए हैं, यही कुछ करेंगे, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगी? आप पीएफए ट्रेंड हैं, पीएफए प्रोवाइडर हैं, एक पर्सन बेहोश हुआ है, तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई कहने को इनके पास सर्टिफिकेट है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपका क्या काम है एज अ पीएफए प्रोवाइडर? एक पर्सन कोलैप्स किया है, फ़ौरन आपने मेडिकल इमरजेंसी वालों को कांटेक्ट करना है, फिर क्या करेंगे? उतनी देर वो बेहोश पड़ा रहे? हाँ, वेरी केयरफुल आपकी आप कह लेंगी एक्शन है। अच्छा, उसमें हम सिंपली अगर वो गिरा है, उसको कहीं प्रॉपर चोट तो नहीं लगी वो चेक करना, वो गिरा है, उसको उस जगह से तो उठा सकते हैं ना, आप वो कर सकती हैं। मीनवाइल अगर वो पर्सन होश में आ जाता है, या क्योंकि आप बेहोश है पानी पिलाएंगे, उससे क्या होगा? सांस की नाली में फंस जाएगा, वहाँ पे उसके लिए एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। अगर वो पर्सन को आपने सीधा किया, किसी जगह प्रॉपर जगह पे उसको लिटा रहे हैं, बिठा रहे हैं, इस दौरान वो थोड़ा अगर कॉन्शियस हो रहा है तो आप उसको पानी दे सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता अगर वो कोलैप्स किया है, वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कोलैप्स किया है, वो हाई शुगर की वजह से किया है, वो लो शुगर की वजह से किया है, वो लो बीपी की वजह से कोलैप्स किया है। इन सर्टन केसेस हाई बीपी की वजह से भी आप बेहोश हो सकते हैं, बीपी शूट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जिस तरह यूजुअली देखते हैं, मीठा पानी पिला दिया, हमें नहीं पता कि उसकी शुगर हाई थी या लो थी,
तो ऐसी केस में क्योंकि आपकी डोमेन नहीं है, आपको नहीं पता, द बेस्ट थिंग इज आप मेडिकल इमरजेंसी को कांटेक्ट करेंगे। मीनवाइल उस पर्सन को उठा के या किसी जगह को बैठ सकते हैं तो बेहतर जगह पे बिठाएंगे। प्रॉपर पंखे की वेंटिलेशन वगैरह है, जैसे गर्मियाँ हैं, पंखे वगैरह की है, वो ज़रूरत अगर है तो उसको प्रॉपर ऐसी जगह पे ले जाएं या हवा देनी शुरू कर दें, तो वो हमारा काम होगा। वाइल प्रोवाइडिंग पीएफए इन अ शेल्टर, शेल्टर मीन्स जो एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, आप कह लें कि लोगों को वहाँ पे लाए हुए हैं, शेल्टर प्रोवाइड किया है। यू विटनेस अ केयर गिवर शाउटिंग एग्रेसिवली एट अ चाइल्ड, द चाइल्ड लुक्स टेरिफाइड। एक केयर गिवर है, वो बच्चे पे शाउट कर रहा है, बहुत अग्रेसिवली डांट रहा है उसको, और बच्चा डरा हुआ है। डू यू हैव अ ड्यूटी टू इंटरवीन एंड इफ सो हाउ? क्या आपका पीएफए एज अ पीएफए प्रोवाइडर आपकी ड्यूटी है बीच में इंटरवीन करने की? हाँ, जैसे हमने ये केस में पढ़ा, वो अग्रेसिवली शाउट कर रहा है, बच्चा डरा भी हुआ है, सहमा भी हुआ है। तो अच्छा, कितने लोग हैं वो कह रही हैं कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। एक पर्सन ने कहा हम इंटरवीन नहीं करेंगे। कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? कौन इनके अगेंस्ट कमेंट करना चाहेगा? ओके, जो कह रही हैं कि करेंगे। अच्छा नहीं, अगर वो शाउट कर रहा है, क्योंकि मैं कहती हूँ जो मारपीट है, फिजिकल अब्यूज़ है, ये जो आपका इमोशनल अब्यूज़ है, वर्बल अब्यूज़ है, इसके ज़्यादा नुकसानात हैं मेरे पर्सपेक्टिव में, यही एज कम्पेयर टू द फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल में तो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, क्या नुकसान पहुंचा है। जो वर्बल अब्यूज़ है, जो इमोशनल अब्यूज़ है, उसमें नुकसान नज़र नहीं आ रहा कि उस पर्सन वो कितना हर्ट हुआ है। अच्छा, आप यानी अब इनकी साइड पे हैं कि नहीं, इंटरवीन नहीं करेंगे। ओके, दो लोग हो गए, इंटरवीन नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। देखिए, हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स पढ़े, उसमें हमने प्रिपेयर के बाद लुक का पढ़ा, ठीक है। लुक का क्या था कि जी आपने चेक करना है कौन इस टाइम डिस्ट्रेस में है। किसको सबसे पहले फिजिकल इंजरी है, जो पॉइंट आपने कहा कि अगर कोई फिजिकल अब्यूज हो रहा है, किसको इंजरी है। अगर इंजरी नहीं है, कौन पर्सन ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, कौन पर्सन ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पे वो जो चाइल्ड है लुक्स टेरिफाइड, तो हम इंटरवीन करेंगे। हम इंटरवीन किस तरह से करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम उस जो भी केयर गिवर है उसको डांटना शुरू कर दें कि भाई क्या कर रहे हो। आप सिंपल पूछ सकती हैं क्या हुआ है। तो ये एक सिंपल वर्ड, चाहे उसमें बच्चे का, जिसने शुरू में कहा कि हो सकता है बच्चे ने ही कुछ ऐसा किया हो, वो डांट इस वजह से रही है, बट आप उसमें पूछ रहे हैं हुआ क्या है, क्या हुआ है। फिर बच्चे को, जिसने इन्होंने तूबा ने कहा कि बच्चे को आप साइड पे ले जाएंगे, वहां पे बच्चे से जाके पूछें क्या हुआ है। जो भी केयर गिवर है उससे आपने अलग पूछ लिया कि क्या हुआ है। यहाँ पे इंटरवीन करना क्यों ज़रूरी है? बच्चे की या जो भी इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेशक उसका कसूर भी हो, डांट उसको पड़ रही है, बट कसूर जितना भी हो, अग्रेसिव शाउटिंग क्या जस्टिफाएबल है? तो वो चीज आ जाएगी। सबके सामने भी हो रहा है, अगेन वही सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ रही है। आप अगर अकेले में भी बच्चे को अग्रेसिवली शाउट कर रहे हैं तो क्या उसकी ज़रूरत है? जितना मर्जी कोई बच्चे ने शरारत की हो, जो मर्जी किया, क्या वो एक्सेप्टेबल है? कि आप कैसे जज कर सकते हैं? इतनी पनिशमेंट होनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल, ये आप जज नहीं कर सकते। ओके जी, तो हम इसमें इंटरवीन करेंगे, बट तरीके से करेंगे। क्या हुआ है, वो ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्स देंगे, बच्चे ने ये शरारत की है, कुछ ऐसे किया है, तो देन बच्चे को आप सेपरेट कर दें, पेरेंट को आप समझाएं, सेपरेट कहेंगे कि भाई अगर चलें शरारत की है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आहिस्ता भी डांटा जा सकता था, प्यार से भी तो समझाया जा। बच्चे के सामने नहीं आप उनको कह रहे, बच्चे को आप सेपरेट कर दिया आपने, देन आप फिर आगे पेरेंट को या केयर गिवर को समझा रहे हैं। ओके जी, थर्ड हमारा केस है, a young adult tells you during PFA that they have a plan to end their life tonight. PFA आप प्रोवाइड करने गए हैं, वहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि जी मेरा आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा है, क्योंकि मेरी लाइफ की सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मेरे घर बह गया, मेरे घर वाले चले गए, मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। दे बेग यू नॉट टू टेल एनीवन। अब वो आपको इंसिस्ट कर रहा है पर्सन या कर रही है, वो कहती है कि नहीं जी प्लीज़ आपने
ये किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं इन्फॉर्म करना कि मेरा ये प्लान है। हाउ डज ड्यूटी टू एक्ट गाइड योर रिस्पॉन्स? अब ऐसी सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप क्या करेंगे? अच्छा, कितने लोग कह रही हैं रेफर करेंगे? ओके, 1 2 3, ठीक है। कितने लोग हैं रोकने की कोशिश करेंगे, समझाने की? कितने लोग? तीनों जो हमारे पास आंसर्स आए वो तीनों ठीक थे, पर उसकी सीक्वेंस कह लें वो थोड़ा सा आप कह रहे हैं आगे पीछे हो गया। सबसे पहले उस पर्सन को बिठा के उसकी बात सुनना ज़रूरी है। आपकी वही रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग काम आएगी कि अगर वो ऐसी थॉट उसके माइंड में चल रही है तो क्यों चल रही है, ऐसा क्या हुआ है। आप उसका रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में उसके इमोशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, उस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी बात सुनेंगे, उसके बाद उसको काम करेंगे, यानी उसके बाद उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उसी टाइम आप कहते हैं जी डीप ब्रीदिंग करें, तो पर्सन का क्या सडन रिएक्शन होगा कि भाई मेरी लाइफ जौन सी है तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, और मुझे कह रही हैं डीप ब्रीदिंग करें, मैं कैसे डीप ब्रीदिंग कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आपकी पहले एक्टिव रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का पॉइंट आएगा। देन क्या है, अब उसकी लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो अगर सपोज आप रेफ़र करते हैं, आप रेफरल जो भी अर्ली से अर्ली भी मिलेगा वो 1 दिन बाद का ही मिलेगा, टाइम लग सकता है ना, हम नहीं कह सकते कि कितने दिन लगें या उसी दिन का रेफरल हो जाए। तो रेफ़र तो आपने करना ही है ऐसे क्लाइंट को, क्योंकि आपकी वो डोमेन से बाहर चला गया है। बट ऑन द स्पॉट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को उसकी जान बचाना, किसी पर्सन को, सेंसेबल पर्सन को वार्न करना, उसको इन्फॉर्म करना कि जी ये इस तरह से है, प्रॉब्लम इशू आ रहा है, इस पर्सन को अकेले नहीं छोड़ना, आपने उसके साथ रहना है। तो फैमिली बेशक चली गई है, जो भी वो शेल्टर है उसमें और लोग तो मौजूद है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो मौजूद है ना, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना और उसको बताना कि इस तरह से है। और आप क्लाइंट को भी कह सकते हैं कि भी मेरे लिए आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। तो आप उसको जब इस तरह से भी रियलाइज़ कराएंगे कि लाइफ इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह की जितना मर्ज़ी ज़िंदगी में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसमें सुसाइड उसका कभी भी आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए या होगा किसी का भी। तो आप इस तरह से इस सिचुएशन को डील करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इन फर्स्ट एड। हम थेरेपी में कहते हैं जी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हमने लिया, रिटन कॉन्सेंट लिया, ही इवन हम रिसर्च में भी कहते हैं रिटन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट आपने लिया रिसर्च के लिए। तो पीएफए में कैसे लेंगे, कहाँ पे जाएगी, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, या डॉक्यूमेंटेड एक आप रिपोर्ट की फॉर्म में। जैसे हम रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं ना कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, बट आपका जो भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स होंगे वो पब्लिश होंगे, विदाउट नेम होंगे, और वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स होंगे, बाय इंडिविजुअल वाइज नहीं होंगे वो। अच्छा, उसमें ये है कि देखें ये उसकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमा से वो गुजरा है, अब ये उसका राइट है, वो शेयर करना चाहे शेयर ना करना चाहे। आप अगर उसकी वीडियो बना लेते हैं, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, उससे कॉन्सेंट नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ पे ड्यूटी टू एक्ट भी थी, ड्यूटी टू वार्न भी थी। बेशक वो रिजल्ट्स बताते हुए थोड़ा हेजिटेंट हो, थोड़ा रिलक्टेंट हो, या उस तरह से ना बता पाए, वो चल जाता है, बट यहाँ पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। पीएफए प्रोवाइडर हैं, या इवन आप थेरेपी में भी जब आपके पास क्लाइंट आता है, असेसमेंट के लिए भी आया है, आप उसको बताते हैं कि आप कुछ उस पर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सवाल उससे पूछेंगे, सादा वर्ड्स में हम कह देते हैं सवाल पूछेंगे, वो उसके मैनेजमेंट प्लान को बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि जो भी बीमारी है, मसला है, उसकी नोयत को जाना जा सके। तो इस तरह जब आप इन्फॉर्म कर देती हैं तो बेटर है। उस केस में मैं ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ आप वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें, ऑडियो भी ना करें, क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी कर देगा, बट उसको पता हो कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो डॉक्यूमेंट किसी जगह होगी, कोई रिपोर्ट बनेगी, तो चीज़ें नोट डाउन कर लें। आपके पास मल्टीपल सर्वाइवर्स हैं, कोई अगर एक भी कॉन्सेंट दे देता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। हम अक्सर देखते हैं ना डॉक्यूमेंट्रीज़
किसी ने अपनी लाइफ जर्नी पे की हुई है, किसी ने फर्टिलिटी जर्नी पे की हुई है, अपनी वो जर्नी बताई हुई है। तो कितने थाउजेंड्स मिलियंस की फॉर्म में लोग हैं जिसमें से चंद लोगों ने उस वो एग्री किया कि जी वो वीडियो के लिए एग्री हैं, अपनी लाइफ स्टोरी बताने के लिए एग्री हैं, तो वो हमारे लिए सफिशेंट होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? अ 12-year-old wants to join PFA activity. They are eager but their guardian is absent. अब जो बच्चा है वो PFA एक्टिविटीज़ अटेंड करना चाहता है, PFA ट्रेनिंग लेना चाहता है, सिंपल वर्ड्स में। अब क्या है, उनका गार्डियन जौन सा है वो मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू हैंडल इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन दिस सिचुएशन? बच्चा 12 साल का है, माइनर है। अच्छा, अब वो PFA एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, PFA ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। सवाल हमारा ये, यहाँ पे दो सवाल होने चाहिए लॉजिकली। एक सवाल कि इस सिचुएशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरी सिचुएशन या दूसरा क्वेश्चन कि क्या जो 12 साल का बच्चा है वो PFA की ट्रेनिंग ले सकता है? फर्स्ट थिंग इज नहीं, 12 साल का जो एक इंडिविजुअल है वो खुद माइनर है, वो PFA की ट्रेनिंग नहीं ले सकता। उसके लिए एक एडल्ट होना ज़रूरी है, 18 ईयर्स एंड अबव होना ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल क्या था? अब ऐसी सिचुएशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट को कैसे हैंडल करेंगे, उसको समझाएंगे। उसको बच्चे को आप किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देंगे। आप सिंपल उससे कोई कलरिंग करवा लें, आपकी वो जो मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप उसमें इन्वॉल्व कर दें उसको, वहाँ पे आप उसको PFA की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए, जी चलें जी ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग कर रही हैं, मीनवाइल अगर कोई उसका आ जाता है, केयर गिवर, गार्डियन वगैरह कोई आ जाता है, आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चा ये ट्रेनिंग करना चाह रहा है बट ये ट्रेनिंग एडल्ट्स के लिए है। तो हमने उसको सिंपली एक कलरिंग एक्टिविटी में, कोई गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया कि वो अपनी जो एनर्जी है उधर इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, क्लियर? ओके जी, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? एक्टिंग विद इन कॉम्पिटेंस एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। क्या चीज़ें हैं या क्या आपकी कॉम्पिटेंसी है जिसके आपने बाउंड्री के अंदर रहना है, उस बाउंड्री को आपने ब्रीच नहीं करना। Acting within your competence and scope of practice is an ethical obligation that ensures safety and effectiveness in first aid. Knowing your limits. आपको अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स मस्ट recognize the boundaries of their training and avoid performing procedures or interventions for which they are not qualified. Acting beyond your competence can lead to harm and increase the risk of complication which is ethically unacceptable. अब आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसी है, उसको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा एज अ ह्यूमन आपकी क्या लिमिट्स हैं। आप PFA की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सारी फीमेल या मेजॉरिटी हमारे पास फीमेल्स हैं, तो एज अ फीमेल आपकी क्या लिमिट्स हैं PFA प्रोवाइडर की, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एज अ फीमेल अगर आपको अकेले किसी जगह ऐसे दूर दराज इलाके में, गांव में, डेजर्ट में जाना पड़ता है, तो क्या आप जाके वहाँ सरवाइव कर सकती हैं? आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी अपनी फिज़िकल हेल्थ, आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस सिचुएशन में। तो अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना, आपकी क्या लिमिट्स हैं। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लिमिट्स क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। PFA प्रोवाइडर हमने जैसे कहा थेरेपी प्रोवाइड नहीं करता। PFA प्रोवाइडर आपका डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं करता, वो उसका काम नहीं है, उसके लिए रेफ़र करना है। PFA प्रोवाइडर मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर बन के सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपकी ट्रेनिंग है किसी चीज़ में देन आप कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपकी कोई नर्सिंग वगैरह या किसी फील्ड में है तो वो एक सेपरेट चीज़ है। बट अगर आप खाली PFA प्रोवाइडर हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपनी लिमिट्स का, अपनी कॉम्पिटेंसी का ख्याल रखेंगे। उन लिमिट्स को, उन बाउंड्रीज़ को आपने क्रॉस नहीं करना।
importance of continued education to maintain competence, it is crucial to engage in ongoing education and training. This help ensure that your first aid skills are current and you can provide care safely and effectively. अब जो आपकी लर्निंग है वो थ्रू आउट योर लाइफ चलती है. ऐसा नहीं है आपने पीएफए की एक शॉर्ट कोर्स कर लिया तो आप पीएफए एक्सपर्ट बन गए. आपने अक्सर वर्ड सोशल मीडिया पे सुना होगा, ट्रेनिंग फॉर दी ट्रेनर्स या ट्रेनिंग ऑफ दी ट्रेनर्स, इस तरह के वर्ड चल रहे होते हैं. ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. अभी आपने ट्रेनिंग ली, अभी आप एक्चुअल फील्ड में जाएंगे. एक्चुअल फील्ड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशंस का भी पता चलेगा. आपको जो डिफरेंट चैलेंजेस आपने फेस किए, डिफरेंट चैलेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए, उनका भी आइडिया होगा कि वो किस तरह के चैलेंजेस आए. तो जो नेक्स्ट एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग होगी उसमें आप अपने चैलेंजेस डिस्कस करते हैं. भाई उस सिचुएशन में, फलां सिचुएशन में, एक इमरजेंसी सिचुएशन में मैं खुद पैनिक कर गई, मैंने उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से मैनेज करना है. ये एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एज पर्सन थे, उनका घर सब कुछ चला गया, फैमिली चली गई, बच्चे चले गए और उनकी आंखों के सामने गए. उन्होंने बचाने की कोशिश की बट नहीं बचा पाए. वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, अपसेट थे और वो कह रहे थे उनकी ज़िंदगी क्यों बच गई, उनकी तो ऑलरेडी उम्र 80 साल और उससे अबव है. उनकी बजाय उनके बच्चे की जो डिलीवरी है उसमें किस तरह से इम्पेक्ट आएगा. कल्चरल सेंसिटिविटी इज इंटेग्रल टू एथिकल फर्स्ट एड, रिक्वायरिंग प्रोवाइडर्स टू रिस्पेक्ट द बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दोज दे आर हेल्पिंग. अब प्रैक्टिसेस मीन आपके पास जो भी एक शेल्टर में आप पीएफए प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, हर रिलीजन की कुछ सेपरेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है. आपने वहाँ पे ये नहीं कि नहीं जी इस ग्रुप को सेग्रीगेट कर दें, डिस्क्रिमिनेट करें, वो नहीं होगा. रिकग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग कल्चरल प्रेफरेंसेस सच एज जेंडर रोल्स, modesty and religious practices is essential in providing respectful and effective care. For example, in some cultures, a woman may prefer assistance from a female first aider, particularly in situations involving physical contact. अब यहाँ पे क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी इस तरह की कि अगर एक फ़ीमेल प्रेफर कर रही है कि उसका पीएफए प्रोवाइडर फ़ीमेल ही हो तो कोशिश करें फ़ीमेल ही हो. सेम जेंडर के साथ आप ईजीली एडजस्ट हो जाते हैं, आपकी जो बात है आप इजीली उसके साथ शेयर कर देते हैं. तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट जो प्रेफरेंस है वो सेम जेंडर की हो. अगर नहीं अवेलेबिलिटी तो उस केस में आप फिर कंसीडर करते हैं सेकंड ऑप्शन को. सेकेंडली, आप पीएफए प्रोवाइडर के तौर पे किसी भी जगह पे गए हैं, जहाँ पे भी गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो सर्वाइवर है आपके कुछ बाइसेस हैं उसके रिलीजन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, तो बेहतर होता है कि आप किसी और पीएफए प्रोवाइडर को उस सर्वाइवर के साथ अटैच कर दें. क्योंकि अगर आपके कुछ बाइसेस होंगे, कुछ आपकी इस तरह की उस कल्चर रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, वो आपके जो पीएफए का रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब करेंगी. आप उस तरह से एज अ पीएफए प्रोवाइडर उनकी हेल्प नहीं कर सकेंगे जिस तरह से करनी चाहिए. Communication and trust. By explaining your actions in a culturally sensitive manner, you build trust and ensure that care is not only physically effective but also emotionally supportive and respectful. आपकी communication या level of communication इस तरह का होना चाहिए कि जो survivors हैं उनको लगे कि उनकी बात आप understand कर रही हैं, उनको ट्रस्ट अश्योर करा रही हैं. इसके अलावा जो केयर है वो फिज़िकल नीड्स तक लिमिटेड नहीं है, आप उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स को भी एड्रेस कर रहे हैं. नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विटी इन केयर. कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये फ़लाँ रिलीजन का है इसको पहले डील करें, ये फ़लाँ सेक्ट का है, ये फ़लाँ एथनिसिटी का है इसको पहले डील करें. उसमें आपने सिंपल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी. जिसको हेल्प की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, हेल्प सबसे पहले उसको ही मिलनी चाहिए. प्रोवाइडिंग केयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ की ऑफ एथिकल प्रिंसिपल इन फर्स्ट एड. एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड डिज़र्व इक्वल एक्सेस टू केयर. यानी किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से है उसके लिए इक्वल केयर होनी चाहिए. अब हमारा नेक्स्ट केस सिनेरियो क्या है? यू आर प्रोवाइडिंग पीएफए in a community where women are discouraged from speaking openly in front of men.
आप एक ऐसी जगह पीएफए प्रोवाइड करने कम्युनिटी में गए हैं जहां ख़वातीन का मर्दों के साथ बात करना या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना मुनासिब नहीं समझा जाता, डिस्करेज किया जाता है। अ यंग वुमन वांट्स टू शेयर हर ट्रॉमा but her male relatives insist on speaking for her. How do you respect cultural norms while ensuring her voice is heard? आप सपोज अगर मेल हैं और आपके पास कोई सर्वाइवर इस तरह का आया है तो आप पीएफए प्रोवाइडर जो फीमेल है आप उसके साथ सर्वाइवर को कनेक्ट करवा देंगे। क्यों? आप उनका जो भी कल्चर है, जो भी उनकी नॉर्म्स हैं, उनको आप रिस्पेक्ट कर रही हैं। After a disaster, a survivor insists on performing religious rituals before accepting any aid. कुछ उसके religious rituals हैं, वो कहता है कि जी सर फटा हुआ है लेकिन नहीं, पहले मैं ये अपना religious ritual perform कर लूँ, उसके बाद मैं treatment लूँगा। Relief workers are impatient and want to proceed quickly. How do you balance urgency with respect for cultural and spiritual practices? आप कैसे इस सिचुएशन को डील करेंगे? वो पर्सन कह रहे हैं नहीं जी मैं अपना ये रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म कर लूँ फिर मैं फ़र्स्ट एड लूँगा, और जो फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर्स वहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें जल्दी जाना है, हमारे पास और भी सर्वाइवर्स हैं। तो आप इस चीज़ को, अर्जेंसी को और रिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल नॉर्म्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको कैसे मैनेज या हैंडल करेंगे? अच्छा, अब इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, सर फटा हुआ है, बट वो पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं पहले अपने ये रिलीजियस जो रिचुअल है वो परफॉर्म कर लूँ फिर मैं अपनी बैंडेज कराऊंगा, ठीक है। और जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है कि जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको भी जल्दी है, तो आप ऐसे केस में सिंपल उसको क्या कर सकते हैं, एक पट्टी तो लगा सकते हैं ना, अगर ब्लड निकल रहा है एक उसकी फर्स्ट एड वाली बैंडेज लग जाए, वो अपना रिचुअल परफॉर्म कर ले जो भी उसका रिलीजियस रिचुअल है। उसके बाद क्या है, आपने अगर उसको कोई स्टिचेस लगानी है वो स्टिचेस वगैरह उसके बाद में हो जाएं। तो अर्जेंसी इन अ सेंस मेडिकल कंडीशन में क्या है कि जो इमीडिएट हेल्प रिक्वायर्ड थी जिसमें हार्डली 1 मिनट लगा होगा वो उसको प्रोवाइड की कि उसका मज़ीद खून ना बहे। अगर दूसरी केस ही हो सकता है, अगर मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है जिसमें वेट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसको लग रहा है कि मेरा फिंगर ट्विस्ट या पाँव ट्विस्ट कर गया है, ठीक है, बट मैनेजेबल है, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आप उसको कहेंगे अपना रिलीजियस जो रिचुअल है वो परफॉर्म कर ले, बाद में उसको मेडिकल एड। और जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि वो भी तो इम्पेशेंट हुए हैं ना, वो कह रहे हैं भाई हम क्यों 5 मिनट वेट करें, उनके लिए क्या होगा, किसी और पर्सन जिसको अर्जेंट नीड है मेडिकल हेल्प की उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर दें। ये है मेडिकल कंडीशंस में। अब आ जाता है जहाँ पे इमोशनल या साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात आ जाती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो पर्सन जिसने इन्होंने कहा कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है, वो रिचुअल परफॉर्म करके वो बेहतर फील करे तो उसको वो पहले परफॉर्म करने देंगे, जो उसकी फिर इमोशनल या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको आप बाद में एड्रेस कर लेंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी में हमने दो चीज़ें देखनी है कि मेडिकल जो नीड है वो कितनी सवेयर है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो उनका रिस्पेक्ट है रिलीजन की उसको करते हुए हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, अ रिफ्यूजी स्पीक्स लिटिल ऑफ द लोकल लैंग्वेज एंड इज हेजिटेंट टू शेयर एक्सपीरियंसेस। अ ट्रांसलेटर इज अवेलेबल बट फ्रॉम अ डिफरेंट एथनिक ग्रुप विद हिस्टोरिकल टेंशंस। अब क्या है, वो लोकल लैंग्वेज जो पर्सन है वो इतनी नहीं जानता, ट्रांसलेटर मौजूद है लेकिन वो एक डिफरेंट एथनिक ग्रुप से है, और दोनों जो ग्रुप्स हैं या सेक्ट्स हैं उनकी आपस में कोई लंबी चौड़ी आप कह लें कि टेंशन चलती आ रही है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों एक दूसरे के बारे में बाइस्ड हैं। हाउ डू यू इंश्योर कम्युनिकेशन इज़ कल्चरली सेफ एंड रिस्पेक्ट। नहीं, हमारे पास ट्रांसलेटर एक ही अवेलेबल है उस सिचुएशन में, और वो ट्रांसलेटर जौन सा है वो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसका उस सर्वाइवर के साथ कोई हिस्टोरिकल टेंशंस उनकी दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। क्या करेंगे, पीएफए चेंज कर देंगे। आज
अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे, हम जो सर्वाइवर है उससे पूछेंगे कि भाई जो हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद है वो एक डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से है, क्या आप उसको फिर भी अपना ट्रांसलेटर रखना चाहते हैं? देखें, थोड़ा बहुत वो लिटिल इंफॉर्मेशन उसके पास लोकल लैंग्वेज की है, तो आप उस टूटी फूटी जो उसके पास जितनी यूजेज है उसी में ही आप उससे कंसेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वाइवर है उसका कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उस डिफरेंट ट्रांसलेटर जिसका एथनिक बैकग्राउंड डिफरेंट है उसके साथ कंफर्टेबल है, तो हम सिंपल उसको कैरी ऑन करेंगे उस टास्क को, आप उससे कंसेंट लेंगे। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उस सिचुएशन में फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम दूसरा कोई ट्रांसलेटर ढूंढेंगे जो उसके सेम एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हो या जिनकी कोई आपस में इश्यूज ना हो, फिर हम उस केस में उसको वेट का कहेंगे। ओके जी, इम्पार्शियलिटी इन केयर आ जाती है। एथिकल फर्स्ट एड रिक्वायर्स दैट यू एडमिनिस्टर केयर बेस्ड ऑन नीड अलोन विदाउट लेटिंग बाइसेस और prejudices affect your actions. Whether the person is of a different race, gender, age, socioeconomic status, they deserve the same level of care. अब वही बात है कि आपके जो भी प्रेजुडिसेस हैं, जो भी बायसनेस है, वो आप एक साइड पे रखते हैं। पीएफए में सिंपल आपका मेन एम गोल क्या है, पर्सन की लाइफ, पर्सन की मेंटल हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी कल्चर से है, किसी ग्रुप से है, किसी भी जेंडर से बिलोंग कर रहा है, आपने सिंपल आपका क्या है कि आपने उसको केयर प्रोवाइड करनी है। एड्रेसिंग बाइसेस, being aware of and actively countering any unconscious biases is essential to ensuring that your first aid practice is equitable and just. अब उसमें क्या है, आपके लिए उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के जो भी आपके बाइसेस हैं, जो भी प्रेजुडिसेस हैं, वो एक लिमिट तक हैं। आप अब फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो भी इंक्लिनेशंस हैं, किसी भी प्रेफरेंसेस हैं, आपके बाइसेस हैं, उनका कोई रोल नहीं है। आपके लिए वो एक क्लाइंट के तौर पे है, एक पर्सन जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो है, तो वहाँ पे आप सिंपल उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी इन फर्स्ट एड, जो हमने फर्स्ट जो हमारी आइस ब्रेकर एक्टिविटी थी उसमें भी की। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एन एथिकल रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट एड जस्ट एज इट इज़ अ ब्रॉडर मेडिकल प्रैक्टिस। Protecting privacy, any personal or medical information obtained during the first aid should be kept confidential and not shared with others without the person consent. किसी भी किस्म की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, वो पर्सन के कंसेंट के बगैर आप शेयर नहीं कर सकते। वो अपने कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, अब्यूजल हिस्ट्री है, अगेन उसके कंसेंट के बगैर शेयर नहीं होगी। बिल्डिंग ट्रस्ट, रिस्पेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, प्लस आप उसको जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो अश्योर भी तो करा रही हैं ना कि जी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी। आप एक ट्रस्ट का बॉन्ड, जिस तरह हम थेरेपी में करते हैं, एक ट्रस्ट का बॉन्ड डेवलप कर रही हैं सर्वाइवर के और अपने दरमियान। अब इसके लिए हमारे पास सिंपली आ जाती है कुछ केस डिस्कशंस हैं जिसमें आप कह लें कॉन्फिडेंशियलिटी किन केसेस में ब्रीच करते हैं, किन केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होगी, एथिकल सेंसिटिविटी किस तरह की है, किन किन चीज़ों को हम काउंटर करेंगे या कंसीडर करेंगे। कर रहे हैं कि बच्चे भी अब्यूज़ का शिकार या रिस्क पे हैं, तो आपकी असेसमेंट आ जाएगी कि क्या वाकई बच्चे रिस्क पे हैं। वो ऑब्वियसली आप उनसे मदर से भी पूछेंगे, आप बच्चों से सेपरेटली पूछेंगे। फिर बाद में अब उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, आपने जिस सपोर्ट सर्विस से उसको कनेक्ट करवाना है, किसी एनजीओ से करवाना है, किसी साइकोलॉजिस्ट से करवाना है, उसमें सिंपली आप उनका नेम जौन सा है उसको हाइड करेंगे और उनको रेफ़र करेंगे कि जी ये केस आ रहा है और इसको आपने कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करनी है ताकि वो लीक आउट ना हो उनका नाम या आइडेंटिटी वगैरह। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, ग्रुप 1 जी, ग्रुप 1 का केस क्या था, सिनेरियो क्या था? यू आर प्रोवाइडिंग पीएफए टू अ 16-year-old हु कन्फाइड्स दैट दे आर ओवरवेल्म्ड बाय बुलिंग एट स्कूल।
They ask you not to tell anyone, but you notice signs of self harm on their arms. यानी एक 16-year-old person है, नहीं जेंडर मेंशन नहीं है, 16-year-old है, सेल्फ हार्म के आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, बुलिंग का वो केस है. हाउ डू यू बैलेंस कॉन्फिडेंशियलिटी विद द नीड टू इंश्योर सेफ? बिल्कुल सही पॉइंट कि आप सबसे पहले ये रूल आउट करेंगे कि जो बुली कर रहे हैं, जो बुलीज़ हैं, वो किस तरह का उनका बैकग्राउंड है, किस तरह की है, या बुली का जो कर भी रहे हैं लेवल कितना है, कितना सिवेरिटी के साथ है. प्लस फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये बुली हो रहे हैं, बट जो क्लाइंट है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि उसके डिफरेंट फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं. इसके अलावा सेल्फ हार्म इसमें रिपोर्ट हुआ है. सेल्फ हार्म के लिए आप सिंपली उस क्लाइंट को रेफ़र करेंगे. आप ये भी चेक करेंगे अगर नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म है तो उसकी भी इंटेंसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसमें आप जब क्लाइंट रेफ़र करेंगे तो आप उसमें नोट्स में लिखेंगे कि सेल्फ हार्म की कंप्लेंट्स हैं या मौजूद है क्लाइंट में सेल्फ हार्म. ओके जी, ग्रुप 2 है हमारा. सिनेरियो है आफ्टर अ फ्लड अ सर्वाइवर शेयर सेंसिटिव फाइनेंशियल डिटेल्स अबाउट लूजिंग देयर savings and fears of being exploited. They request absolute confidentiality. Later, a relief agency asks you for information to prioritize aid distribution. यानी अब सिंपल क्या है, उसने कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसमें वो जो सर्वाइवर है उसने सेंसिटिव डिटेल्स शेयर की हैं कि फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसकी कितनी नेचर, उसकी किस तरह की थी, किस तरह का लॉस था. अब जो एक रिलीफ एजेंसी है जो एड डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उन्होंने प्रायोरिटाइज़ करना है जिसका जितना फाइनेंशियल लॉस है उसको उतनी एड प्रोवाइड की जाए. अब क्लाइंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको कहा है, ऐसे केस में शुड यू डिस्क्लोज एनी पार्ट ऑफ द सर्वाइवर स्टोरी? ओके जी, आपका भी 2 था, इसके अलावा कोई पॉइंट साथ ही? ओके अच्छा जी, इसमें सबसे मेन चीज़ आ जाएगी, आप उस सर्वाइवर से ही कंसेंट लेंगे कि इस तरह से एक रिलीफ एजेंसी है जो एड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल लॉस, तो क्या आप अपनी डिटेल्स वहाँ देना चाहेंगे ताकि कुछ कंपनसेशन हो सके? अगर वो आपको ओके करता है, एग्रीनेस शो करता है, देन आप फिर उसका जो स्टोरी है या लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, उसको डिस्क्लोज़ करेंगे. अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा तब आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे. आपने जस्ट उससे कंसेंट लेना है कि वो एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके जी, हमारे पास ग्रुप 4 है. ग्रुप 4 किधर है? ओके, ग्रुप 4 का क्या पार्ट था? एन एम्प्लॉई confides in you after witnessing a traumatic accident at work. They reveal that they are struggling with panic attacks but don't want their employer to know, fearing job loss. The employer asks you for update on staff well-being. How do you respect confidentiality while supporting organizational recovery? ठीक है. अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जिस तरह इन्होंने कहा यही करेंगे कि हम एम्प्लॉयर को नाम नहीं बताएंगे, बट हम कहेंगे कि जी जो एम्प्लॉई हैं 1% 2% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो उनसे हैं उनको कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चाह रहे हैं कि जी थोड़ी बेटरमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो कुछ इस तरह की मेंटल हेल्थ सर्विसेज की ऑप्शन का सोचेंगे या कोई रेफरल्स वगैरह होंगे, तो देन वो जो एम्प्लॉई है वो उस रेफरल को यूज़ करते हुए मेंटल हेल्थ सपोर्ट ले सकता है. या आप उसको साइड वाइज भी रेफ़र कर सकते हैं कि आप पीएफए प्रोवाइडर हैं, आप कहें जी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पैनिक अटैक लाइक सिम्टम्स आ रही हैं, इसके लिए आप फ़लाँ पर्सन को कंसल्ट करें. एम्प्लॉयर को आप डेटा प्रोवाइड कर रही हैं बट क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे वहाँ पे. ठीक है जी. ग्रुप नंबर 5, इनका केस सिनेरियो था, इन अ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया कम्युनिटी मेंबर शेयर्स विद यू दैट दे आर बीइंग टारगेटेड ड्यू टू देयर एथनिसिटी. दे बेग यू नॉट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन. Later another aid worker mentions hearing similar rumors and asks if you have heard anything.
हाउ डू यू रिस्पॉन्ड विदाउट ब्रीचिंग ट्रस्ट। ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखें अगेन, जो लाइफ है उस ग्रुप की जो डिफरेंट एथनिसिटी से बिलोंग कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पर्सन वर्कर है जिसने सुने हैं इस तरह के र्यूमर्स, वो सुन चुका हुआ है कि इस तरह की कोई बात चल रही है, तो आप उसको कहेंगे जी बिल्कुल चल रही है। उस कम्युनिटी की, उस ग्रुप की आइडेंटिटी इस स्टेज पे आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि कौन सी है, बट र्यूमर्स हैं इस तरह के, और उसके लिए आप डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस ग्रुप को मूव ही वहाँ पे कर दिया जाए जहाँ पे बाकी उस ग्रुप के मेंबर या कम्युनिटी के मेंबर मौजूद हैं, क्योंकि उनकी लाइफ रिस्क पे आ सकती है। अच्छा जी, अब 6th ग्रुप एक दिया हुआ है, अगर उसको हम करें, सभी देखें। अ नर्स एक्सीडेंटली लीव्स पेशेंट फाइल्स ओपन ऑन अ डेस्क, another staff member sees them, what went wrong। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जी पेशेंट की जो फाइल्स होती हैं वो काउंटर पे, नर्सिंग काउंटर पे, या इवन समटाइम्स आप प्राइवेट रूम में भी हैं, जब डॉक्टर्स का विजिट होता है तो आपकी फ़ाइल वो साथ आ रही होती है एडमिटेड पेशेंट की, तो वो पेशेंट की फ़ाइल समटाइम्स उसके बेड पे या उसके रूम में ही छोड़ दी जाती है ओपन, जहाँ पे पेशेंट के जानने वाले भी आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली को डिस्क्लोज़ किया हो इतनी डिटेल्स या ना की हो, या अगर कोई और स्टाफ मेंबर देख लेता है उस रिपोर्ट को, उस फाइल को पेशेंट की, तो इसमें क्या गलत हुआ है। ठीक है, उसमें बिल्कुल सही है कि अगर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस फाइल में मौजूद है, आपने नर्सिंग काउंटर पे छोड़ दी है, कोई और वर्कर देख रहा है, हो सकता है कोई और स्टाफ मेंबर देख रहा है, उसका वो जानने वाला हो, या उसके जानने वालों में से आगे से किसी का वो जानने वाला हो, तो आपकी कोई कनेक्शन हो, वो गलत हुआ। व्हाट रिस्क अराइज, रिस्क क्या उसमें हुआ है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, उसने कुछ इस तरह की इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की हुई है जो इवन उसके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं जानते, वो हो सकती है। ठीक है, व्हाट शुड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड, हाउ शुड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड, क्या किया जाएगा इसके। हम्म, बिल्कुल सही। आप नर्स को थोड़ा सा इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वो फाइल को नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉपर, जो भी उनकी कैटलॉग समटाइम्स बने होते हैं, समटाइम्स केबन्स बनी होती हैं अक्सर जगह पे, तो आप फाइल को इस तरह से ओपन नहीं छोड़ेंगे, फाइल को प्रॉपर उसकी जगह पे रखेंगे, ताकि जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनका उस फाइल से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, वो ना इंफॉर्मेशन को देख सकें। तो ये था आज का हमारा पोर्शन, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आ गया क्लियर? फिर भी आपको अगर घर जाके लगे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, स्पेशली हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हैं सुसाइड के केसेस में, वहाँ पे हम करते हैं क्यों, क्योंकि हमारे लिए एक पर्सन की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं, और क्लाइंट को भी आप ये रीअश्योर बार बार कराते हैं कि क्लाइंट की लाइफ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसका होना, मौजूद होना, उसका ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रही हैं इस केस में और क्लाइंट को पता चलता है कि आपने उसकी फैमिली को थोड़ा वार्न किया हुआ है, तो उसका वो रिएक्शन उस तरह से ना आए, या वो फील ना करे कि आपने जो ट्रस्ट है वहाँ पे उसका ट्रस्ट का लेवल जोन सा है वो आपने ब्रीच किया है। ठीक है, तो इन केसेस को आप सबके पास वो केसेस मौजूद हैं, एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा, जो डिटेल समझना है आप दोबारा से नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है,